गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि यहाँ से एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कितने बन सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है। 7 चरणों में कुल मतदान कराए जाएंगे इसके लोकसभा के, ठीक है। जिसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को शुरू किया गया था, ठीक है। और 19 अप्रैल को भारत के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ था। आज 7 मई है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज लोकसभा 2024 के तीसरे चरण का मतदान चल रहा है अभी वर्तमान में, जो कि भारत के 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 7वें चरण का जो मतदान है लोकसभा 2024 का, वो 1 जून को होगा भारत के 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर। तो कुल इसी तरीके से 2024 लोकसभा के चुनाव 7 चरण में संपन्न होंगे, जिसमें 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। कुल 46 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। 543 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन होगा, और 17वीं लोकसभा जो कि भी वर्तमान में चल रही है, इसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा, ठीक है। और उससे पहले 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो उम्मीदवार जिनकी सरकार बनेगी, उसके नतीजे आपको 4 जून को मिल जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। पहले चरण के मतदान को देखें तो अभी मैंने बताया कि पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को शुरू हुआ है, ठीक है, भारत के 21 राज्यों में। और ये चलेगा आखिरी चरण का मतदान 7वें चरण का 1 जून तक, ठीक है। तो 19 अप्रैल से 1 जून तक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चलेगी। तो याद रखिएगा अभी 18वीं लोकसभा के गठन का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो पहले चरण का मतदान कब हुआ था? 19 अप्रैल को भारत के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कराई जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 102 लोकसभा सीटों पर अभी वोटिंग कराई जा चुकी है। और तमिलनाडु स्टेट में, भारत के तमिलनाडु स्टेट पे 39 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों में एक ही दिन पर, तमिलनाडु के स्टेट के 39 सीटों पर एक ही दिन में मतदान कराए जा चुके हैं। यानी पहले चरण में तमिलनाडु के 39 सीटों पर मतदान किया जा चुका है। ठीक इसके विपरीत, जैसा कि मैंने बताया कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में संपन्न होगा, ठीक है। और भारत के 3 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में शामिल रहेंगे। जिसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। तो ये 3 राज्य जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में शामिल रहेंगे, ठीक है। वहाँ तमिलनाडु को देखेंगे, जहाँ तमिलनाडु को 39 सीटों की, जो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, उसे एक दिन में ही यानी पहले चरण में ही संपन्न कराया जा चुका है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके लोकसभा सीटों की संख्या आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। मतदाताओं की संख्या को देखें, वोटरों की संख्या 2024 में, तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या जो है इस वर्ष 96.8 करोड़ है, ठीक है। जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या है 47.1 करोड़, पुरुष मतदाताओं की संख्या है 49.7 करोड़, और दिव्यांग यानी विकलांग वर्ग की बात करें तो इनकी संख्या है 88.4 लाख, ठीक है। ट्रांसजेंडरों की संख्या है इस वर्ष 2024 में पंजीकृत मतदाता के रूप में 48,000, और 85 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, इनकी संख्या है 82 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे युवा जिनकी आयु 2024 में 18 वर्ष हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है, तो वैसे वोटरों की संख्या है 1.89 करोड़, यानी 1,89,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 2024 में 18 वर्ष पूरी हो गई है और वो मतदाता सूची में उनके नाम को शामिल किया गया है, ठीक है। अब 20 से 29 वर्ष के युवा की बात करें तो 20 से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। तो मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट हो गए तो उनकी संख्या ज़्यादातर इसमें वही होंगे, तो उनकी संख्या 19.74 करोड़ है, ठीक है। आगे
85 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं की बात करें तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए इस वर्ष यानी लोकसभा चुनाव 2024 में, ठीक है, घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए मतदान कर्मी दल उनके घर पर जाकर वोट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक 2024 लोकसभा इलेक्शन में सुविधा ऐड की गई है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि 1,89,00,000 1.89 करोड़ ऐसी जनता है, ऐसी युवा है जो कि इस वर्ष 2024 में अपना प्रथम मतदान करेंगे। ठीक है, 2024 में 1,89,00,000 ऐसे युवा हैं जो कि अपना प्रथम मतदान करेंगे, यानी इनकी आयु 2024 में 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है और वो इस वर्ष 2024 में अपना प्रथम मतदान करेंगे। तो उनकी संख्या है 1,89,00,000। इसके अलावा 20 से 29 वर्ग के युवाओं की बात करें तो इसमें मोस्टली आपको कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी संख्या है 19.74 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल हैं। ठीक है, जिसमें है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में शामिल हैं। ठीक है, जिसमें 17वीं लोकसभा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो उत्तर पूर्व में पीएस संगमा के द्वारा बनाई गई पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। याद रखिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पीएस संगमा के द्वारा बनाई गई है। तो उत्तर पूर्व में पीएस संगमा के द्वारा बनाई गई पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली ये उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पीएस संगमा के द्वारा बनाई गई नेशनल पीपुल्स पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यह पहली पार्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा तो अभी मैंने बताया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां इस वर्ष 2024 के इलेक्शन में शामिल हैं। तो इन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है बहुजन समाज पार्टी। मायावती की यह पार्टी है जो कि इस वर्ष 2024 में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पीएस संगमा के द्वारा बनाई गई पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यह पहली पार्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, गठबंधन की बात आई है तो इसे समझ लेना कि 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में मुख्यतः 2 ही बड़े गठबंधन के रूप में है। भारतीय जनता के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक गठबंधन। तो ये 2 बड़ी पार्टियों के रूप में है, गठबंधन के रूप में एनडीए और इंडिया ब्लॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे जो कि लोकसभा 2024 के अंतर्गत एनडीए के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें है नेशनल पीपुल्स पार्टी पीएस संगमा की है। अभी मैंने इसके बारे में बताया है कि उत्तर पूर्व भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली है पहली पार्टी है। फिर है बिहार में नीतीश कुमार की, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी जनता दल यूनाइटेड। अगला है तेलुगु देशम पार्टी जो कि वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, शिवसेना है, श्री बाला साहब ठाकरे इसके संस्थापक हैं शिवसेना के, और वर्तमान में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं जो कि शिवसेना के सदस्य हैं। फिर एनसीपी है, राष्ट्रीय लोकदल है और जनता पार्टी है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। इसके बाद देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक गठबंधन में इस वर्ष 2024 लोकसभा इलेक्शन में 2 दर्जन से अधिक पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं। इंडिया ब्लॉक गठबंधन में इस वर्ष 2024 में 2 दर्जन से अधिक पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि इस वर्ष किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, जिसमें है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जो कि इस वर्ष 2024 में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, मायावती की है
मायावती की बहुजन समाज पार्टी है जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी 2024 में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। नवीन पटनायक हैं जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी है बीजू जनता दल, ये भी 2024 लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी के गठबंधन में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखेंगे वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 चल रही है, तो इस संसदीय चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधानसभा का भी चुनाव चल रहा है। ठीक है, जिसमें है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि संसदीय चुनाव के साथ साथ अभी वर्तमान में यहाँ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स को देखेंगे लोकसभा से जुड़ी हुई। तो देखेंगे, पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83। तो इसे संक्षेप में समझ लो, ये लोकसभा के कार्यकाल को दर्शाता है जो कि 5 वर्षों का होगा, इसे सुनिश्चित करता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 83 वास्तविकता में संक्षेप में ये समझ लो कि ये लोकसभा के कार्यकाल को दर्शाता है जो कि 5 वर्षों का होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगले पॉइंट्स में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिमागी रूप से बीमार नहीं होना चाहिए यानी पागल नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यता है लोकसभा सदस्यों के लिए। ठीक है, आखिरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 ये क्या करता है, तो ये लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, अभी देखो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा के हैं। ठीक है, 543 निर्वाचित सदस्य हैं जिनका चुनाव होता है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024, उसमें यही 543 सदस्य आपके मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, इसमें 13 सदस्य ऐसे होंगे जो कि केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे आपके मतदान के द्वारा, और 530 सदस्य अन्य राज्यों से चुने जाएंगे। ठीक है, अब देखो अभी तो यहाँ बात हो रही है 543 सदस्यों की, जिसमें से 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 530 सदस्य अन्य राज्यों से होंगे। ठीक है, लेकिन जब यह संख्या अधिकतम होगी यानी 550 सदस्यों की संख्या पूरी हो जाएगी, तो उस वक्त ये जो संख्या है केंद्र शासित प्रदेश की 13, ये बढ़कर 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और एज इट इज जो 530 सदस्य अन्य राज्यों से चुने जाते थे वो वही रहेंगे, और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्यों की संख्या 13 थी वो बढ़कर 20 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात को समझना, ये जो 550 सदस्य अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 550 लोकसभा में, ये 2020 से पहले इनकी संख्या 552 होती थी। ठीक है, और जो वर्तमान सदस्य 543 हैं इनकी संख्या 545 होती थी। तो ये 2 सदस्य कौन थे? ये 2 सदस्य थे मनोनीत सांसद जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से थे, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद इन संख्या पर, ये 2 सांसदों की संख्या पर रोक लगा दी गई, इसे बंद कर दिया गया। इसी कारण वर्तमान में अभी 550 सदस्य अधिकतम संख्या है लोकसभा की, और वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा के। ठीक है, अब इसे समझते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखना भारतीय संविधान में आर्टिकल 331, ठीक है, और आर्टिकल 333, ये 2 को समझना। ठीक है, आर्टिकल 331 क्या करती है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए सीट आरक्षित रहेंगी, और आर्टिकल 333 क्या करती है कि राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, लोकसभा केंद्र में होती है, विधानसभा राज्य में होती है। लोकसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं और विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 चल रही है, जिसमें लोकसभा के लिए सांसद का चुनाव चल रहा है।
ठीक है। तो अब ये 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये कहता है कि भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय चुने जाते थे और राज्य विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चुने जाते थे, जिनके सीटें आरक्षित होती थी, इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चुने जाते थे और राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चुने जाते थे, उनकी सीटें आरक्षित होती थी। उन सीटों पर पाबंदी लगा दी गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST समुदाय के लिए जो आरक्षण था वो समाप्त होने वाला था, उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सुधार थे, इसे याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एंग्लो इंडियन होते कौन थे? तो ये एंग्लो इंडियन वही थे जब हमारा देश गुलाम था और जो अंग्रेज हमारे देश भारत आए थे, तो उसमें से कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो कि भारतीय कन्याओं से शादी कर गए और उनके जो बच्चे हुए, उनके जो चाइल्ड हुए, उनके जो किड्स हैं, वो एंग्लो इंडियंस कहलाएं, एंग्लो भारतीय कहलाएं। यानी उनकी माता तो भारतीय होती थी लेकिन पिता जो होते थे वो यूरोपियन देश से होते थे। तो अब इनकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए जो इनके सीटें आरक्षित होती थी राज्य के विधानसभा और केंद्रीय लोकसभा में, तो इन सीटों जो इनकी सीटें आरक्षित थी उन्हें बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ ही लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST समुदाय के लोग थे, उनकी सीटें जो आरक्षित थी वो समाप्त होने वाली थी, उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखना रिजर्व सीटों के बारे में बात की है तो इसे भी समझ लो। जो 543 सदस्य चुने जाएंगे उसमें से 131 सीटें जो होंगी वो रिजर्व सीट होंगी। किनके लिए? तो जो दलित वर्ग है उनके लिए। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व होंगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व होंगी। ठीक है, लगभग 25% के आसपास की सीटें जो हैं दलित समुदाय के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स को देखते हैं। देखेंगे इलेक्शन इंक को। ठीक है, यह एक नीले रंग की स्याही होती है और इसे मतदान के दौरान उंगली पर लगाया जाता है। ठीक है, मतदान से पूर्व ही आपकी उंगली पर ही इस नीले रंग की स्याही को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति गलत मानसिकता के साथ दोबारा वोट डालने ना चला जाए। ठीक है, दोबारा वोट डालना, इसे फर्जी मतदान करते हैं और इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदान से पूर्व उंगली पर नीले रंग की स्याही को लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की यह स्याही होती है नीले रंग की और इस प्रकार से उंगली पर इसे लगाया जाता है। ठीक है, इस इंक को सिल्वर नाइट्रेट केमिकल की सहायता से बनाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो इलेक्शन इंक होती है वो किस केमिकल से बना होता है, तो याद रखिएगा वो उसे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल की सहायता से बनाया जाता है और ये एक बार त्वचा पे लग जाए तो 72 घंटे तक निशान के रूप में स्किन पर मौजूद रहती है। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे इलेक्शन इंक भी कहते हैं और या फिर इसे इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत में सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में इसे बनाया जाता है। कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। ये एक लौती कंपनी है जो कि इस इंक को बनाती है, दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, इस इंक को सिर्फ और सिर्फ सरकारी निर्देश के अनुसार ही बनाया जाता है, यह इंक बिक्री हेतु नहीं है। ठीक है, इस कंपनी को स्थापित किया गया था 1937 में मैसूर के राजा नालावाड़ी कृष्णराज वडेयर के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? मैसूर प्रांत के महाराजा थे नालावाड़ी कृष्णराज वाडियर। ठीक है, 1937 में इन्होंने मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अब आखिरी में हम लोग 17वीं लोकसभा चुनाव को भी देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है 2019 में शुरू हुआ था। 11 अप्रैल 2019 से लेकर 19 अप्रैल 2019 तक चला था। 7 चरणों में 17वीं लोकसभा चुनाव को संपन्न किया गया था। ठीक है, जिसमें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे थे जो कि 7 चरणों के मतदान में शामिल थे। ठीक है, और 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है ये भी 40 दिन से ऊपर चला था।
इसमें देखेंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन थी उसे कुल 353 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी। ठीक है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन को देखें तो इसे कुल 92 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस ने अपने दम पर 52 सीटों को जीता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में लगभग 90 करोड़ जनता मतदाता सूची में शामिल थी। ठीक है, 90 करोड़ जनता मतदाता सूची में शामिल थी, जिसमें देखो तो मतदाताओं की संख्या को अगर देखो, जो लोग मतदान करने गए थे उनकी संख्या है 64.40 करोड़, यानी 64 करोड़ 40 लाख जनता ने ही केवल मतदान किया था, जबकि मतदाता सूची में 90 करोड़ लोग शामिल थे। ठीक है, मतदाताओं को वोटिंग लिस्ट से जुड़ी कोई जानकारी या फिर जो समस्या थी उसके समाधान के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया था 1950, जो कि इस वर्ष भी 2024 में इसे बरकरार रखा गया है। ठीक है, 10 लाख पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ था। साथ ही पहली बार 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसे याद रखिएगा। 10 लाख पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ था। साथ ही 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। तो ये वीवीपैट क्या होता है इसे देखते हैं। वीवीपैट इसका पूर्ण रूप है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म है वीवीपैट का। अब ये वीवीपैट व्यवस्था क्या थी, तो इसे ठीक ईवीएम के बगल में ही रखा गया था और इस व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद ही एक कागज की पर्ची बनती है। ठीक है, वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद ही कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है, जिसे आप देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि जिसे आपने वोट दिया है यह पर्ची वही है। क्या है ये व्यवस्था, तो वोट डालने के बाद एक कागज की पर्ची बनती है जिस पर जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यही है वीवीपैट व्यवस्था। ठीक है, इसे 17वीं लोकसभा चुनाव में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे 17वीं लोकसभा में 78 महिला लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रही थी। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। आज़ादी के बाद किसी भी लोकसभा में महिलाओं की संख्या इससे बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाओं ने लोकसभा तक पहुंचने में कामयाब रही थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला और 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।